नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। मैं फिलहाल मौजूद हूं सिरसा जिला के माधोसिंघाना गांव में और यहां पर एक प्रगतिशील किसान, लेकिन उनका अगर बेसिक लाइन अगर बात करें तो वो है टीचिंग लाइन है। और उसके बावजूद पिछले 10 साल से वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं और परंपरागत खेती जो कि एक घाटे का सौदा किसानों के लिए है। एक तरफ जो है वो फसलों का रेट किसानों को नहीं मिलने की वजह से, और वहीं दूसरी वजह जो है वो ये है कि परंपरागत खेती किसान नहीं छोड़ रहा है, तो उसको लेकर काफी नुकसान में है। लेकिन ये हमारे साथ हैं राजेश डूडी, जो कि माधोसिंघाना गांव के रहने वाले हैं और टीचिंग लाइन के साथ साथ भी करीब 12 साल पहले इन्होंने खेती शुरू की और परंपरागत खेती के बजाय अपनी आधुनिक खेती अलग अलग तरीके से, जिसमें उन्होंने जो है सब्जी से अपनी शुरुआत की। तो ऐसे में अब 10 साल 12 साल में इनका क्या अनुभव रहा है, कितनी वो इनकम वो कर रहे हैं, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ों को इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है वो बनाई है, तो वो पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार हनुमान जी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे फील्ड में पहुंचे और जो भी आप शेयर हमसे पूछ रहे हैं उसके मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैं उत्तर दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने जिक्र किया था कि परंपरागत खेती, आजकल खेती ट्रेडिशनल नहीं रही है। आजकल खेती को एक बिजनेस के तौर पर अगर हम करेंगे तो वो चीज़ सक्सेस की तरफ हमें लेके जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास जता रहे हो तो मेरे अगले सेशन के अंदर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने की, आपने जो विश्वास जताया है उसके ऊपर खरा उतरने की। बिल्कुल जी। इतने साल में का जो अनुभव है वो किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है भी किस तरह का रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि आपका पोटैटो फार्म है, तो कब से शुरुआत की थी? क्योंकि टीचिंग लाइन में आमतौर पर ये होता है कि वो टीचर है, वो उसको टाइम नहीं मिलता है, वो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई और बिजनेस करते हैं। लेकिन आपने खेती को ये धारण किया है, क्या एक शुरुआती दौर क्या था इसका? सर एक्चुअली मैं 2001 से प्राइवेट स्कूल में टीचिंग मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं कोचिंग भी देता था कंपटीशन एग्ज़ाम की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2006-07 के बाद जैसे ही थोड़ा थोड़ा मेरा रुझान बढ़ने लगा खेती की तरफ, लेकिन मुझे उस टाइम रियल में ये नहीं पता था कि हमारे खेत की बाउंड्री लाइन कहाँ तक है। मेरे पापा ही संभालते थे, श्री देवीलाल जी डूडी। तो कुछ इमरजेंसी की वजह से आपातकालीन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैंने उनसे खेती का काम छुड़वा लिया। उनको यहाँ से टाइप से वीआरएस दे दिया कि आप अब एंजॉय करो अपनी लाइफ को। और जैसे ही मैं इसमें घुसा तो पहले साल वही पारंपरिक खेती मैंने भी की, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अगर हम कुछ नया करते हैं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं विजय सिंह जी डूडी कुलचंदर से, वो 92 से करीब 92 से आलू की खेती के अंदर कंटिन्यू इसके अंदर लगे हुए हैं। मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे एक सेशन के लिए ये बोला कि आप हमारे पास विजिट करते रहिए, इसका ABCD है वो सीखिए आप, उसके बाद हम आपको बीज देंगे। तो उनके ही भांजे संजय जी सारण, उन्होंने भी बड़ा मोटिवेट किया मुझे शुरुआती टाइम के अंदर। लगभग 2014 के अंदर मैंने पहले टाइम 1 एकड़ से शुरू किया, उसके बाद 2.5 एकड़, फिर 5-7 और अब की बार मेरे पास 15 एकड़ के अंदर आलू हैं। तो अब लगभग मैंने आलू निकालने के बाद क्या होता है, इसके अंदर सब्जी वर्गीय फसलें भी बो दी जाती है। जैसे मैंने 2-3 साल ककड़ी का बीज भी खूब बनाया था। और एक आपके लिए एक ताजुब की बात भी हो सकती है कि आज तक मैंने ककड़ी कभी भी फार्म से सेल नहीं की। बीज बना लिया, उसके बाद जो भी एक्सेस के अंदर क्वांटिटी होगी उसको जो भी आके खेत में से लेके जाना चाहे वो ले जाए, पशुओं को डाले, खुद खाए, रिश्तेदारी में पहुंचाए। बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद जो बच जाता है उसको मैं अंदर जुताई कर देता हूँ ताकि वो हरी खाद बने। दूसरा क्या था, इसी के अंदर टाइम टू टाइम मैं कुछ अपडेट भी करता रहा कि ज़मीन के अंदर क्या होता है। हम फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, गोबर की खाद डालनी ज़रूरत होती है ज़मीन की, लेकिन इस टाइम वो इतनी क्वांटिटी उपलब्ध नहीं हो पाती कि हम अपने पूरे खेत के अंदर गोबर की खाद दे सकें। तो उसका दूसरा सॉल्यूशन जो मैंने ढूंढा कि अगर हम हरी खाद उसके अंदर मिला देते हैं तो मिट्टी की जो मेन पावर होती है वो होती है उसकी कार्बनिक क्षमता, और वो हरी खाद सबसे ज़्यादा उसके लिए उत्तम चीज़ होती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हरा भी बोते, हम 2-3 बार हरा बोया मैंने 5-7-10 एकड़ के अंदर। एक बार उसका सेल कर देते हैं, दूसरा बार उसका लगभग 5-6 फीट का हो जाता है या 4 फीट के आसपास, तो रोटावेटर चला के उसको अंदर मिला देते हैं।
मिक्स कर देते हैं। कुछ हिस्सा जो है, जैसे अभी कनक कटेगी अपनी, तो कनक कटने के बाद इसके अंदर ककड़ी की बेल का छींटा मार दिया जाएगा। जैसे उसमें फ्लावरिंग वाली स्टेज आती है तो उसी टाइम उसके अंदर रोटावेटर या हेरो वगैरह चला के मिक्स कर देते हैं, ताकि जमीन की जो कार्बनिक पावर है वो बनी रहे, जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहे। इससे हमें कंटिन्यूटी क्या होगा, हर साल जो हमारी यील्ड है, प्रोडक्शन लेवल है ना, उसके अंदर सुधार देखने को मिलेगा। तो अभी आपने जो बात की है 15 एकड़ आपने अब की बार लगाया है, तो इनकम की अगर बात करें किसानों को, क्योंकि कई बार ये होता है भी किसान एक बार ये प्रयास कर लेता है, फिर अगर मार्केट में भाव डाउन है तो ऐसे में उसमें उनको नुकसान हो जाता है, तो फिर वो मोह भंग हो जाता है उनका। तो उनके बारे में आपका क्या अनुभव है, कभी आपको भी इस तरह का हुआ है? पुनिया जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सब्जी का जो भी फील्ड हम चूज करते हैं, सब्जी लगाने वाला काम है, उसके अंदर देखो इन्वेस्टमेंट होती है और मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ मार्केट के साथ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि एक थोड़े से फ्लो के अंदर का फ्लक्चुएशन बनती है। इसके अंदर ऐसा होता है, आज आप जो चीज़ 20 रुपये सेल कर रहे हो सकता है अगले दिन आपको वो 5 रुपये के अंदर उसके ग्राहक ही ना मिले। तो कंटिन्यूटी अगर आप रखेंगे तो 5 या 7 साल बाद जब आप एवरेज निकालेंगे तो जो हमारी पारंपरिक खेती है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा स्ट्रांग होंगे। दूसरी बात ये है कि आपकी ज़मीन, आजकल ज़्यादातर किसान क्या कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, उसमें बहुत प्रकार के रसायन आ रहे हैं, तो उन रसायनों से हमारी ज़मीन जो है ना वो बिल्कुल बंजर होती जा रही है। 5, 7, 10 साल बाद ये परिणाम देखने को भी मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, हरी खाद हम उसके अंदर मिक्स करते हैं, कार्बनिक क्षमता उसकी बढ़ती है, तो उससे क्या होगा, हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है, ना कि घट रही है। और जो मैंने फील किया है इसके अंदर फ़ायदा मुझे हरी खाद का, वो क्या होता है, जैसे आलू की फसल के अंदर जनरली एक लोगों का एक सेंस किस तरफ मुड़ता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम हरी खाद बढ़ाते जाएंगे, हर साल हमारा फर्टिलाइज़र इसमें कम होता जाएगा। शुरू में जो 3-3.5 एकड़ हम डीएपी के डालते थे, वो लगभग अब 2-2.5 पे आ चुका है। बहुत सारे लोग जो कंटिन्यूसली लगा रहे हैं, इस प्रकार के प्रयोग नहीं कर रहे, तो वो आज 6-7 पे भी पहुंचे हुए हैं। आने वाले टाइम के अंदर इसके परिणाम जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिव होंगे। तो अभी आपने ये शुरुआत की, तो उसके बाद में और किसानों को भी मोटिवेशन मिला है, और किसान भी यहाँ पे खेती शुरू की है ये? जी सर, मैंने जब यहाँ पे शुरू किया था तो मेरे एक पड़ोसी हैं यहाँ पे, मल्लिका के निवासी है, उन्होंने थोड़ा शुरू कर रखा था आलू, फिर हमारी यूनिटी बनती गई, उनके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। तो अभी आज एट प्रेजेंट मैं ये बता रहा हूँ, मेरे अड़ोस पड़ोस के अंदर लगभग 60 से 70 एकड़ में आलू था अब की बार। और धीरे धीरे उन लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, क्योंकि हरा चारा आज से 15 दिन बाद कॉमन किसान के खेत में हरा चारा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे भी खड़ा है, ये गौशाला के लिए हमने हरा इधर बो रखा है। हर साल हम 1 एकड़ के करीब एक से थोड़ा फालतू हरा चारा बोते हैं, ताकि वो गौशाला के अंदर दान दिया जा सके, और कमाई के साथ साथ देखो ये एक पुण्य का काम भी हो रहा है। यानी कि आप परंपरागत खेती को छोड़कर ये शुरुआत की, और इसके अंदर अभी खुद का जो है स्वास्थ्य की बात हो, चाहे अभी जो पशुओं के लिए दान की बात जो आप कह रहे हैं, तो ये भी आप शुरुआत किए हो? जी जी, स्वास्थ्य से मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे कुछ एरिया हम ऐसे रखते हैं, लगभग हर साल मैं तरबूज भी लगाता हूँ घर खाने के लिए। कोई मित्र रिश्तेदार आता है तो जून जुलाई का महीना, मई जून के महीने के अंदर हम उसको पानी वगैरह कुछ नहीं पिलाते, उस जो तरबूज होता है उसका जूस ही ऑफर करते हैं। कुछ व्यस्तताओं के कारण अब की बार मैं वो नहीं लगा सका, लेकिन आप देखेंगे यहाँ बेलवर्गीय कुछ मैंने सब्जियां भी लगा रखी है। ये सौंफ की सब्जी है, सौंफ लगाए हुए सौंफ के पौधे हैं, यहाँ पे प्याज है, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है ये। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मुर्गी फार्म होते हैं अपने पोल्ट्री फार्म, उनसे खाद ला के वो डाल के उसके बाद निराई गुड़ाई की गई है। इससे आगे मैंने सब्जी की और फसलें भी, जैसे भिंडी और गवारफली लगा रखा है, वो धनिया है। ये हमने लगभग 2 महीने तक जो भी मेरा मित्र साथी रिश्तेदार खेत में आया उसको भी दिया गया गुट्टी बना के, हमने भी खाया, और अब ये पकने के बाद लगभग हमारा 12 महीने का धनिया का राशन पानी तैयार है खेत में। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल प्योरली ऑर्गेनिक, प्योर। अब इसके अंदर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आप अगर इस पे नजर घुमाएंगे ना तो हमें एक लाल रंग की मक्खी सी दिखती है। वो मक्खी किसान का मित्र कीट होता है, और जिस पौधे में या जिस खेत के अंदर वो मक्खी या देखिए वो बटरफ्लाई घूम रही है, तो ये चीजें देखने को मिलता है ना, तो इट मीन्स आपने केमिकल का उसके अंदर यूज नहीं किया हुआ, तभी वो मिलती है, वरना आजकल मित्र कीट मिलना इम्पॉसिबल है।
ये अनुभव आपका आया तो इससे अब और भी दूसरे कोई किसान है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये जो खेती है परंपरागत खेती को छोड़कर तो कितना गुना आपका फायदा हुआ है ताकि उससे जो दूसरे किसान है उनको फायदा हो सके ये आपकी बात से उनको सुनकर। हनुमान जी, फायदे कई प्रकार के हैं। फाइनेंशियल प्रॉफिट भी मुझे मिलता है, हर साल मिलता है। उसकी वजह ये है कि आपके पास टीम वर्क होना चाहिए, आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए किसी भी काम के प्रति, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ के अंदर। गडकरी जी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड कर रखा था कि एक मैथमेटिक्स के ना एक इक्वेशन होती है, उसके अंदर उन्होंने एक, जैसे हम भी पढ़ते थे 9th 10th 8th के अंदर हमें टीचर पढ़ाते थे a+b होल स्क्वायर 2 इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब ये बनता है कि आप A पर्सन हो, मैं B पर्सन हूँ, अगर हम दोनों मिलके कोई भी काम करते हैं ना तो वो हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब हुआ कि हमारी जो मैन पावर है वो कई गुना बढ़ गई है। दूसरी बात, खेती घाटे का सौदा क्यों बनती जा रही थी, बन रही है, कुछ लोगों की अभी भी ये सोच है। उसके अंदर ये होता है कि लोग ये सोचते हैं इसके अंदर फिजिकल वर्क ज़्यादा है। आजकल हम मशीनी युग में जी रहे हैं, फिजिकल वर्क की बजाय, पहले साल मुझे भी लगा था, मैंने बहुत मेहनत की थी आलू के खेत के अंदर, फिजिकल मेहनत की थी, लेकिन अब सुपरविजन जरूरी है, ऑब्जर्वेशन जरूरी है। आप अकेले दो हाथ से उतना काम नहीं कर सकते जितना आप अपने ब्रेन को यूज करके अपनी टीम से काम ले सकते हो। तो किस तरह का आपने फिजिकल वर्क को छोड़कर जो मशीनीकरण जो आपने यूज किया है तो किस तरह का किया है, उससे कितना बेनिफिट हुआ है? मेरे पास आलू से संबंधित या सब्जी से संबंधित जो भी मशीनों की ज़रूरत होती है वो हमने परचेज कर रखी है। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि आपके डीजल की जो खपत बहुत ज़्यादा होती है, हम बार बार किराए पे काम करवाते हैं, क्योंकि सब्जी वाले खेत के अंदर आपको निराई गुड़ाई जुताई के लिए बहुत टाइम और आपको वेल्थ की भी ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट बड़ा मांगती है ये, तो वो आप डीजल बचा सकते हो। धीरे धीरे आप ऐसे करके मशीनीकरण करके किराया बचा सकते हो, तो वो भी आपकी ये छोटी छोटी बचत है ना, यही आपकी जो इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर आपकी जो अर्निंग है उसका एक सोर्स बनती है। तो मेरे ख्याल से मेरे घर के जो पारिवारिक मेंबर है, मेरे दो छोटे भाई हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मेरे पापा भी सुपरविजन करते हैं और उनका यही काम होता है कि सुपरविजन के टाइम आके वो इसका देख रेख करे जब मैं एब्सेंट होता हूँ। तो वो यहाँ पे आके सुपरविजन का हमें फायदा ये मिलता है कि हमारे पास एक टीम है। आज एक ऐसी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये, जैसे MBA चाय वाला भी बोलता था कि आपने एक पाइपलाइन डाल दी। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस काम को छोड़ के दूसरे काम में लग जाता हूँ तो मैंने एक पाइपलाइन बना दी कि सारे संसाधन हमारे पास मौजूद है, सारे तरीके उनको पता है, जो प्रकार जिस प्रकार से हम अपनी यील्ड को बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब मैंने भाइयों के साथ शेयर करके उनको पूरा कम्प्लीटली समझाया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब अगर दिनचर्या की बात करें तो इसमें किस तरह का टाइम देते हैं आप, क्योंकि स्टडी लाइन के अंदर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ से आने के बाद या पहले क्या शेड्यूल रहता है आपका डेली का? सर ऐसा होता है, अगर हम कोई भी बिजनेस के साथ खेती को जोड़ के करते हैं तो उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे खेत के अंदर क्या होना है आने वाले 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, वो प्लानिंग मेरी आज निर्धारित होती है। उसके लिए क्या, मान लो जैसे मुझे स्कूल 8 बजे मेरा स्कूल लगता है, मुझे 7 बजे निकलना पड़ता है, मैं अर्ली मॉर्निंग 5:30 या 6 बजे आके मेरा लगभग वीक के अंदर 4 या 5 डेज में विजिट कर जाता हूँ। जो भी मेरे पास यहाँ पे जैसे खेत में काम करने वाले काश्तकार होते हैं, मैं उनको बता जाता हूँ आज पूरे दिन में उनको क्या करना है। 2:30 बजे जैसे ही स्कूल ऑफ होता है उसके विदिन 1 आवर और 1.5 आवर में स्कूल खेत से सीधा खेत पहुँच जाता हूँ। घर से बस चाय पी, थोड़ा मोटा खाना खाया और उसके बाद चाहे यहाँ 7 बजे चाहे 8 बजे उस दिन का जो हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं होगा, मैं घर नहीं जाता। और बड़ा आनंद आता है क्योंकि नेचर के साथ रहते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ है, वो खाते भी हैं, कोई किसी प्रकार की मुझे नहीं लगता कि बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्मल चीज़ें वो तो देखो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन आनंद आता है। किसी भी बुरी संगत के अंदर हम प्रभावित होने वाले उस पोजीशन से बच जाते हैं, क्योंकि अगर हम खाली बैठे रहेंगे, वो एक बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, हम बिजी रहते हैं। तो मेरे को देख के देखो, जो मैंने काश्तकार खेत में रख रखे हैं, मैं जरा सी भी शर्म महसूस नहीं करता कि मैं आके वो मेरे खेत में ढोलकी से स्प्रे कर रहा है और मैं वहाँ पे चेयर पे आके बैठ जाऊँ कि मैं टीचर हूँ, मैं क्यों जाऊँ। टीचर मैं सिर्फ 2:30 बजे तक हूँ,
उसके बाद मैं एक किसान हूँ और मैं उसके साथ लग जाता हूँ। तो ये चीज़ भी मैंने फील की है कि उस काश्तकार के दिमाग में भी होता है कि जो बंदा मालिक है वो खेत में तेरे साथ लगा हुआ है, तो हाँ मेहनत वो ज़्यादा करता है। जो मुझे रिजल्ट मिलता है ना वो अनएक्सपेक्टेड होता है उस दिन के लिए। जो उम्मीद नहीं होती है, जो काम मुझे ऐसा लगता है कि 2 आदमी आज नहीं कर सकते तो वो हम दोनों उसको कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, आपको एक बार फिर शुभकामनाएं। इस तरह से आपने एक नया कंसेप्ट शुरू किया है, पिछले 10 साल से आप कर रहे हैं। इससे उम्मीद करता हूं कि हमारे जो और किसान साथी हैं वो भी उनको प्रेरणा मिली होगी। तो ये राजेश डूडी जो है माधो सिंघाना गांव से, उनका पूरा कंसेप्ट पिछले 12 साल का खेती को लेकर जो क्या था उसका विस्तार से चर्चा उन्होंने की है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो स्टोरी है ये काफ़ी और किसानों को मोटिवेशन इनको मिलेगी। जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगा पुनिया साहब, आज से लगभग 6 साल पहले मैंने भंवर जी पीलीबंगा से कुछ ऑर्गेनिक में काम करते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं उनकी टीम। तो जयपुर के अंदर मैंने 4 डेज का एक ऑर्गेनिक खेती से संबंधित एक कैंप था, संतुलित खेती जैविक खेती, वो मैंने अटेंड किया। तो उसके अंदर मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी आश्चर्यजनक उनसे मिली सीखने को। नंबर 1 तो जो हमारे खेतों में सबसे बड़ी समस्या होती है दीमक की। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि जिस दीमक को मार के किसी भी दवाई से हम संतुष्ट हो जाते हैं कि दीमक हमने खत्म कर दी, उसकी वो ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, वो 6th लेयर होती है, उसका जो जन्म देने वाली है वो तो उससे 8-10 फुट नीचे बैठी होती है। वो अंडे देती है, सेकंड उनकी जनरेशन तैयार होती है, 3rd, 4th, 5th एंड 6th तक। वो 2 या 3 दिन तक हम 6th को मारते हैं, जैसे ही वो खत्म होगी 5वीं जो जनरेशन है उनकी वो ऊपर आ जाएगी। तो उन्होंने बताया था कि लकड़ी का बुरादा आप जितना यूज कर सकते हैं लाइन के अंदर, ताकि उसको बिजी रखा जा सके। शरारती तत्व को अगर हम किसी दूसरे काम के अंदर बिजी रखेंगे तो हमें पता है कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें, और हमारा ध्यान भी उस मतलब सिचुएशन की तरफ दोबारा नहीं जाएगा कि हमें नुकसान हो रहा है। एक चीज उन्होंने और बताई थी, जैसे मरे हुए पशु को हम दे देते हैं, कोई भी मतलब गांव में जो उठाने वाला होता है वो उसकी खाल वगैरह उतार के बेच देता है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने ये बताया था कि आप मरे हुए पशु को जमीन के अंदर 10 फुट गहरा खड्डा खोद के डाल दीजिए और 1 से 1.5 साल बाद उसको गलने दीजिए, कुछ थोड़ा मोटा नमक वगैरह या कुछ केमिकल डाल के उसकी हड्डियां चूरा बन जाती है। 1-1.5 साल बाद जब आप उस पर पौधा लगाएंगे तो उस पौधे को सिर्फ हरा करना होता है। उसके बाद 1-1.5 साल बाद जैसे ही आपने उसको चला दिया, हरा कर दिया, जैसे उसकी फ्रूटिंग पत्ते वगैरह नए आने लग जाएंगे तो पूरी लाइफ आपको उस पौधे को पानी देने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, इतना चमत्कारी ये इसका बताया था, और मैंने कुछ लोगों से सुना भी था। अब पशु तो जमीन में दबा के अभी कोई मरा हुआ मैंने नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे इन एक्सपेरिमेंट की तरफ भी जाएंगे। दीमक वाला प्रयोग मैंने किया था, कुछ जो फ्रूट के 2-4 पौधे लगाए उनकी जड़ों के अंदर आती थी तो मैंने उसके बुरादा डाला था, उससे मुझे एक चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिला था। तो ये जो 2 और कंसेप्ट ये बताए गए हैं, इस पर भी किसान भाई हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इससे भी इनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि ये बेहतरीन वीडियो है और इससे और किसानों को मोटिवेशनल जो एक पावर आएगी तो उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।